हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 की केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो काफी सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पढ़ लिए थे अपने लास्ट लेक्चर में। अब क्या क्या हमने पढ़ लिया था उसको रिवाइज कर लेंगे, ताकि जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। तो इसीलिए हम जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात की थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये एक तरह के एडिशन कंपाउंड है। एडिशन कंपाउंड जो किससे बनते हैं, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल या सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनते हैं एडिशन कंपाउंड। ये एडिशन कंपाउंड दो तरह के होते हैं। कौन से? एक होते हैं हमारे पास डबल सॉल्ट और एक होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? अगर हम बात करें डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट हम किसे कहेंगे और कोऑर्डिनेशन किसे कहेंगे? डिफरेंस की अगर हम बात करें तो डबल सॉल्ट जो है वो डिसोसिएट, जब हम उन्हें वाटर में डालते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं, जबकि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो उतने ज्यादा सही से डिसोसिएट नहीं होते। जो डबल सॉल्ट है वो अपनी पूरी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। डबल सॉल्ट पॉजिटिव टेस्ट देते हैं सभी आयंस के लिए, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते सबके लिए, किसी के लिए देते हैं किसी के लिए नहीं देते। एग्जाम्पल भी डिस्कस हमने कर लिया था। तो पहला टॉपिक तो ये हमने कंप्लीट किया कि डबल सॉल्ट क्या है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। फिर हम यहाँ पर बात कर रहे थे अलग अलग टर्म्स की। जैसे हम कुछ भी चीज पढ़ते हैं तो कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो पूरे चैप्टर में यूज होते हैं। जैसे अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें सेल जो है, तो सेल, अगर हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो पूरे चैप्टर में सेल बार बार जो है वो यूज होता रहता है। वैसे यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आपको बार बार देखने को मिले, तो उन्हीं टर्म्स के बारे में हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, चलिए तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि सबसे पहला टर्म है हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम। अब ये सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है कि ये तो समझ में आ रहा है, सेंट्रल यानी कि सेंटर में ये होगा, मेटल है तो मेटल होगा, है ना, सेंट्रल में है और मेटल होगा और एटम होगा। ठीक है, क्या क्या कहेंगे? इन दिस द एटम विच इज बाउंडेड टू अदर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये क्या है? अदर मॉलिक्यूल से बाउंडेड है थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बाउंडेड कैसे? जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कैसे ये कॉपर इन NH3 से बाउंड है, कैसे? थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये बीच में ये है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, ये आ गए हमारे साइड पे ये जो है एटम्स बाउंडेड। तो ये क्या है हमारे, इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें वैसे हम आगे डिस्कस करेंगे, इन्हें कहा जाता है लिगेंड। तो ये बीच में होता है हमारा सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेंट्रल मेटल एटम, शॉर्ट में हम CMA कह सकते हैं। और ये जो NH3 है ये इस Cu से क्या है? बाउंड है, कैसे? थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमें पता है, जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से एरो से शो हो रहा है, जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करता है और जो एक्सेप्ट करता है, जो एक्सेप्ट करता है उसको तो लुईस एसिड कहते हैं, और जो डोनेट करता है उसे हम क्या कहेंगे? लुईस बेस। यानी कि ये NH3 क्या है? एज ए लुईस बेस यहाँ पर एक्ट कर रहा होगा, और ये कॉपर एज ए लुईस एसिड। इतना क्लियर है? चलो इतना तो समझ में आ गया। अब दूसरी चीज ये है कि जैसे हमने यहाँ पर ये एग्जांपल लिया Cu NH3 होल 4 और Cl2, ये हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया। अब आपको कैसे पता कि सेंट्रल मेटल में हमको कॉपर ही रखना है, क्योंकि कॉपर ही यहाँ पर मेटल है ऑब्वियसली। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं K4FeCN होल 6, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे यानी कि हम इसे लिखेंगे तो हम कैसा लिखेंगे इसे? Fe, 4 CN आ जाएंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये CN क्या है? Fe के साथ। तो ये CN को, ये Fe को क्यों लिखा हमने मिडिल में? यानी कि Fe हमारा सेंट्रल मेटल एटम क्यों है? पोटेशियम भी तो हो सकता था, पोटेशियम भी तो मेटल है।
ये भी तो है, इसको भी तो लिख सकते थे हम, Fe को ही क्यों लिख रहे हैं सेंट्रल में। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है सेंट्रल मेटल एटम की, कि कौन हमारा सेंट्रल मेटल एटम बने। ठीक है, तो क्या कंडीशंस होती है, कंडीशंस यही होती है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो होगा स्मॉलर इन साइज, साइज में छोटा होगा। दूसरा, हाई न्यूक्लियर चार्ज, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज्यादा होगा उसका साइज तो छोटा ही होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज हाई होना यानी कि हाई जेड इफेक्ट। अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल यहाँ पर होना चाहिए। तीसरी चीज, तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। एक और कंडीशन है कि हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल या हाई आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई होनी चाहिए। तो अगर जेड इफेक्टिव हाई है तो आयनाइजेशन एनर्जी तो हाई होगी ही। कैसे हम इसको बता सकते हैं, थोड़ा सा जेड इफेक्टिव के बारे में बात करते हैं। जेड इफेक्टिव होता क्या है, जेड इफेक्टिव यानी कि एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो एक्चुअल अट्रैक्शन पावर है। यानी कि मान लीजिए ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये इसके पास क्या है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और ये है हमारे अलग अलग शेल्स। इन शेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जो भी है इलेक्ट्रॉन्स है। मान लीजिए ये हमारा टारगेट, या इसको मान लीजिए ये हमारा क्या है, टारगेट इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। अब यहां पर भी जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ यहां पर भी जो इलेक्ट्रॉन है इस शेल में, ये भी क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो होगा क्या, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, और ये जो प्रोटॉन है या हम कहें न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस क्या करना चाहेगा, ये न्यूक्लियस का जो अपोजिट चार्ज है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। अब ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अपनी तरफ तो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन बीच में ये तो नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज आपस में क्या होना चाहेंगे, दो नेगेटिव चार्ज हैं तो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन तो दूर होना चाहेंगे लेकिन ये न्यूक्लियस चाहेगा कि इन्हें अपनी तरफ क्या करूं मैं, ये अपनी तरफ क्या करेगा, इन्हें अट्रैक्ट करेगा। तो अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा होता है तो यहाँ पर ये जेड इफेक्टिव क्या करेगा, कम काम करेगा। नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से दोनों रिपेल करेंगे और एटम का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा, यानी कि साइज इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज हो, क्योंकि इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। जब दो चीजों के बीच में रिपल्शन होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भेजेंगे, दूर भेजेंगे, जिस वजह से एटम का साइज इंक्रीज होगा अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा नहीं है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यानी कि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन पावर है वो अगर ज्यादा है, तो क्या होगा, न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो एटम का जो साइज है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, एटम का साइज कम हो जाएगा, एटम छोटा हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि जेड इफेक्टिव जब होगा तो जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा है, हाई न्यूक्लियर चार्ज है, तो एटम का जो साइज है वो कैसा होगा, स्मॉलर होगा। इसी की जगह अगर आप इससे थोड़ा रिवर्स कंडीशन ले लो, जैसे कि जेड इफेक्टिव अगर क्या होगा, कम हो, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो क्या होगा, एटम का साइज क्या होगा, बिगर, यानी कि एटम जो है वो बिगर साइज का होगा। क्लियर है, तो ये दो चीजें यहां पर समझ में आ गई हैं। चलिए, दो चीजें समझ में आ गई हैं। अब तीसरी चीज, जैसे कि हमने कहा अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि डी ऑर्बिटल यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, वेकेंट, ठीक है, खाली होना चाहिए, तभी तो जाकर के जो हमारा मेटल है वो सेंट्रल मेटल एटम बन पाए। ठीक है, क्योंकि अगर उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो जो जिसके ये जो लीगेंड्स हैं ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये कहाँ रखेगा अपने पास इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसीलिए इसके पास वैकेंसी होनी चाहिए, खाली जगह होनी चाहिए, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन देंगे, ये कोऑर्डिनेट बनाएगा, उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर वेकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, पहली चीज। अब वेकेंट डी ऑर्बिटल कैसे होगा, किसके पास होगा, तो देखो जैसे अगर हम आयरन की बात करें,
आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या 3d6 4s2 है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है 3d6 और 4s2 में। अब अगर हम देखें तो 3d में आ गए 6 इलेक्ट्रॉन और 4s में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कोई खाली जगह तो है नहीं, जगह तो है नहीं है ना, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन की जगह है बस 3d में, लेकिन वैकेंसी नहीं है, कंप्लीटली वैकेंट यहाँ पर d ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो फोर्थ शेल में तो हम एंटर हो गए हैं 4s, तो फोर्थ शेल में 4s तो है, 4p भी होगा और 4d भी होगा। तो 4s में जब 4p भी है 4d भी है तो वैकेंसी आ गई ना, यहाँ पर वैकेंट d ऑर्बिटल है, जिस वजह से ये क्या हो जाती है, यही कंडीशंस है हमारी सेंट्रल मेटल एटम के लिए। और ये सारी कंडीशंस हमें कहाँ पर मिलती है, ये सारी कंडीशंस हमें मिलती है डी ब्लॉक एलिमेंट में, जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, जब हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर पढ़ा था, इससे जस्ट पहले हमने डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर कंप्लीट किया था, तो वहां पर हमने डी ब्लॉक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, डी ब्लॉक जो एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी हमने ये भी पढ़ी थी कि ये कोऑर्डिनेट, ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो वही प्रॉपर्टी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। वहां पर भी हमने यही पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं क्योंकि ये स्मॉल साइज के होते हैं, हायर जेड इफेक्टिव होता है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है और वेकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं। इस वजह से ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो वही बात हमने यहाँ पर देखी कि ये क्या कंडीशंस किसके लिए जरूरी है, सेंट्रल मेटल एटम के लिए। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर हमने काफी चीजें देख ली हैं कि हमारा सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, वो कैसे जुड़ा हुआ होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में भी हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में काफी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो चलिए बच्चों, इतना एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते। चलिए, तो बात हो गई सेंट्रल मेटल एटम की या सेंट्रल मेटल आयन, जो भी आप कहें। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लीगेंड्स की। अब ये लीगेंड्स क्या है, तो लीगेंड्स को एक बार यहाँ पर ही समझ लेते हैं। जैसे हम ये NH3 की बात कर रहे थे, तो ये क्या हमारा लीगेंड है। लीगेंड क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए होते हैं। पहली चीज ये है। दूसरा, लीगेंड्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, यानी कि इन्हें लुईस बेस भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी जैसे पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लीगेंड्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में। द मॉलिक्यूल्स और आयन विच आर कोऑर्डिनेटेड द सेंट्रल एटम और आयन, जो सेंट्रल एटम और आयन से कोऑर्डिनेटेड होते हैं वो लीगेंड ही है। ठीक है, जैसे K4FeCN6। तो यहाँ पर जो ये साइनाइड है, 6 साइनाइड ग्रुप हैं, ये कोऑर्डिनेटेड है बाय Fe+2 एंड आर द लीगेंड्स। Fe+2 से कोऑर्डिनेटेड है और इन्हें हम क्या कहेंगे, लीगेंड्स कहेंगे, जो 6 साइनाइड यहाँ पर दिख रहे हैं। लीगेंड्स पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अगला, लीगेंड्स होते हैं लुईस बेस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ज्यादा। लुईस बेस क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। अगला, सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज लुईस एसिड। तो यहाँ पर एक दूसरी चीज भी यहाँ पर हमने देखी कि जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है या सेंट्रल मेटल आयन जिसे आप कहते हैं, वो क्या है, लुईस एसिड। क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लुईस एसिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ये कर रहे हैं, इसीलिए लुईस एसिड। ये कुछ पॉइंट हो गए लिगेंड के बारे में, एक बार आप इसको देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं, अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। तो ये जैसे कि हमने सेम एग्जांपल लिया जो भी हमने देखा, तो ये तो हमारा सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम बोले या आयन बोले। अभी सेंट्रल मेटल एटम को जिसने बाउंड किया है चारों तरफ, तो वो क्या है, हमारे लीगेंड। ठीक है, लीगेंड क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, इसीलिए लीगेंड को हम क्या कहेंगे, लुईस बेस
और ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिस वजह से इन्हें हम क्या कहेंगे, लुईस एसिड कहेंगे। क्लियर है। अब ये जुड़े हुए हैं एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए ये है आपके कोई फ्रेंड और ये है आप। ठीक है, आपके फ्रेंड के पास 2 चॉकलेट हैं और आपके पास है 0 चॉकलेट। आपके फ्रेंड क्या करते हैं, तो ये है इनका बॉक्स और ये है आपका बॉक्स, और आपका बॉक्स तो खाली है और इनके बॉक्स में है 2 चॉकलेट। तो ये क्या करते हैं, अपने बॉक्स से 1 चॉकलेट आपको दे देते हैं, अपने बॉक्स से 1 चॉकलेट आपको दे देते हैं। ठीक है, जब आपको ये चॉकलेट देते हैं तो आपके बीच में और इनके बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड बन जाता है। ऐसे हम समझ लेंगे इसको, इन क्या हो जाता है, एक बॉन्ड यहाँ पर बन जाए। क्योंकि ये शेयर कर रहे हैं तो एरो इस तरीके से बनेगा, है ना, एरो का हेड आपकी तरफ आएगा क्योंकि आप 1 चॉकलेट एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये आपको 1 चॉकलेट दे रहे हैं, तो एरो का जो टेल है इनकी तरफ। अब इनके पास भी 1 ही चॉकलेट है और आपके पास भी 1 ही चॉकलेट है, यानी कि आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड है जो आप दोनों के बीच में है। लेकिन समझने वाली बात है या इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड जब भी बनेगा, जैसे अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, कैसे बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनेगा। तो जैसे अगर हम किसी भी चीज के बीच में बॉन्ड बनाते हैं, जैसे मान लो हम H2 की बात करें, H और H, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये H देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये H देगा, ऐसे बॉन्ड बन रहा है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो हमारे मान लीजिए जैसे A है और ये B है, तो A ही दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। यहां पर तो क्या हो रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन H दे रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन ये H दे रहा था, तब जाकर के ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करके यहाँ पर बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो A है, A ही दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि आपके फ्रेंड है, इन्होंने ही क्या किया है, दोनों चॉकलेट को शेयर किया। आपके पास भी है, आप 1 चॉकलेट आपके फ्रेंड के पास भी है, लेकिन आई किसकी वजह से है, इसकी वजह से। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें एक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दोनों के बीच में। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये बात हो गई कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। बाकी अब आप समझ गए हैं कि लीगेंड्स क्या होते हैं, लीगेंड्स क्या होते हैं, और सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो भी हम कहें वो क्या होते हैं। लुईस एसिड किसे कहेंगे, लुईस बेस किसे कहेंगे। अब कहीं पर भी अगर सेंट्रल मेटल एटम लिखा हुआ हो, लीगेंड लिखा हो, तो आपको कंफ्यूज अब नहीं होना है, तो ये आप नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड की। अब लीगेंड भी हमारे पास अलग अलग होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अगर हम चार्ज के बेसिस पर बात करें तो हमारे पास कुछ पॉजिटिवली चार्ज लीगेंड है, कुछ नेगेटिवली चार्ज लीगेंड है और कुछ न्यूट्रल लीगेंड। अब ये क्या क्या है वो देख लेते हैं और कैसे हम इन्हें लिखेंगे, नोमेनक्लेचर, क्योंकि यहाँ पर हम जो है आगे कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में भी बात करेंगे, इसीलिए ये वाला स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास है नेगेटिवली चार्ज्ड, फिर हम पॉजिटिवली चार्ज के बारे में बात करेंगे, फिर हम न्यूट्रल स्पीशीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज, जैसे कि हमारे पास है क्लोराइड, आयोडाइड, सल्फाइड, फॉस्फाइड, सल्फेट। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। तो ये रहा हमारे पास क्लोराइड, Cl नेगेटिव आयन, आयोडाइड, सल्फाइड, सल्फेट, फॉस्फाइड और एसीटेट। अच्छा, इनकी नेमिंग में क्या किया जाता है, जैसे ही जहां पर आइड है, जिसके एंड में जो एंड हो रहे हैं आइड से, वहां पर आइडो कर देंगे, जो एंड हो रहे हैं आइड से वहां पर आइटो कर देंगे, जो एंड हो रहे हैं एट से वहां पर एटो कर देंगे। ठीक है, आइड को चेंज कर देंगे आइडो में, आइड को आइटो में और एट को एटो में। जैसे हम देख रहे हैं एसीटेट, तो एट आ रहा है तो ये हो गया एसीटेटो। जैसे सल्फेट 8 आ रहा है तो ये हो गया सल्फेटो।
जैसे फॉस्फाइड आइट आ रहा है तो ये हो गया आइटो, पढ़ा था ना, आइट को चेंज कर लेना है आइटो में, ठीक है। या आइड आ रहा है जैसे आयोडाइड में, तो ये हो गया आयोडीडो। अच्छा आयोडाइड को आइडो भी बोलते हैं, ठीक है, आइडो भी बोलते हैं। आइड ये हो गया क्लोरिडो, क्लोरिडो को क्लोरो भी कहा जाता है। तो यानी कि ये एंड होंगे किससे, ओ का साउंड आना चाहिए लास्ट में, क्लियर है। तो ये हो गए हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। अब बात करते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो यहाँ पर कुछ ही एग्जांपल है, जैसे हाइड्रोजीन, तो चेंज कर लेना है हाइड्रोजीनियम, इनियम कर लेना है एंड में, इनियम कर लेना, जैसे हाइड्रोजीन का हाइड्रोजीनियम। या नाइट्रो हमारे पास यहाँ पर है नाइट्रोनियम, नाइट्रोसिल नाइट्रोसिलियम, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। नेक्स्ट है न्यूट्रल स्पीशीज। तो न्यूट्रल कुछ नहीं है, जैसे वाटर है तो इसको कर देना है एक्वा, NH3 अमाइन, CO ये हो जाएगा कार्बोनिल। अब हम जब नोमेनक्लेचर करेंगे, नेमिंग जब हम करेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड, तब हम वहां पर इनको यूज करेंगे। अभी आपको ध्यान से देख लेना है कि जो नेगेटिवली चार्ज है उनमें आइड, आइट और एट, इन्हें कैसे चेंज करना है। कुछ न्यूट्रल स्पीशीज है तो वहां पर जैसे वाटर है तो एक्वा लिखना है, NH3 है तो एमाइन कर लेना है। सेम पॉजिटिवली चार्ज में आपको देखना है कि जैसे नाइट्रो है तो नाइट्रोनियम, या नाइट्रोसिल है तो नाइट्रोसिलियम, ठीक है। ईएम ईएम वहां पर लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये याद करने की चीज भी है, इसको आपको याद भी कर लेना है। चलिए, तो इतना आप अच्छे से नोट कर लीजिए, तो कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि सेंट्रल मेटल एटम क्या है, लीगेंड क्या है। फिर क्लासिफिकेशन हम देख रहे थे लीगेंड का, जहां पर हमने चार्ज के बेसिस पर तीन तरह के लीगेंड्स देखे, पॉजिटिवली चार्ज्ड लीगेंड्स, नेगेटिवली चार्ज्ड लीगेंड्स और न्यूट्रल लीगेंड्स, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब क्या है, यानी कि कोई लीगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसी को बोलेंगे उसकी डेंटिसिटी। जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है तो बोलेंगे मोनोडेंटेट लीगेंड, आपने सुना होगा है ना पढ़ते समय। दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होती है तो बाइडेंटेट, तीन शेयर होती है तो ट्राइडेंटेट, अगर बहुत सारी होती है तो पॉलीडेंटेट, ठीक है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही सेंट्रल मेटल एटम पर हम जो है अलग अलग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर सकते हैं एक से ज्यादा। हाँ, तो ऐसा पॉसिबल है, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं अलग अलग तरह के लीगेंड्स, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट। तो अभी हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज के आधार पर तीन तरह के लीगेंड हमने देखे, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। अब डेंटिसिटी के आधार पर भी हम अलग अलग तरह के लीगेंड्स देखेंगे, जैसे कुछ है मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पॉलीडेंटेट, इस तरीके। चलिए, तो बात करते हैं डेंटिसिटी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अ लीगेंड कैन शेयर विद सेम सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि एक लीगेंड जो है सेम सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है एक लीगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही शेयर करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू शेयर करता है, उसी को कहा जाता है डेंटिसिटी ऑफ लीगेंड्स। तो हमारे पास अलग अलग तरह के लीगेंड्स हैं, जैसे कि मोनोडेंटेट, जहां पर डेंटिसिटी है 1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है। बाइडेंटेट, जहां पर डेंटिसिटी है 2, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं। ट्राइडेंटेट, डेंटिसिटी 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, कुछ इस तरीके से। ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, ये हमारा लीगेंड है। तो देखो, एक पेयर शेयर हो रहा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है एक लीगेंड से। यहां पे अगर हम देखें तो एक लीगेंड से दो बन रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अगर हम यहां पर देखें तो एक लीगेंड से 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं सेम सेंट्रल मेटल एटम पर, इसे क्या कहा जाएगा, ये हमारे पास ट्राइडेंटेट लीगेंड। और भी बनेंगे तो पॉलीडेंटेट लीगेंड हम उसे कहेंगे, क्लियर है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।